बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुबश्शिर मीर पीटीवी न्यूज़ के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि जिंदा और बेदार कौमें अपने दिफा से गाफिल नहीं होती। एक इस्तिलाह जो हम बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं कि अपने घोड़े तैयार रखो। घोड़े तैयार रखना इस बात का इशारा है, इस तरफ उसका वो इस चीज़ को डिपिक्ट करती है कि हमें अपनी तैयारी हमेशा और हर वक्त करनी चाहिए। और वक्त जो है वो जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है उसके तकाजे भी उसी के हिसाब से तब्दील भी हो रहे हैं। आइडियाज़ 2024 ये एक वो ख्वाब था जो एक वक्त में हमारी क़यादत ने देखा, हमारी सियासी और अस्करी क़यादत का ये ख्वाब था। और आज वो वक्त आया है कि हम 12वीं एग्जीबिशन, जिसे हम आर्म्स फॉर पीस कहते हैं, उसके नाम से इसको एक बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो आप समझ लें कि हमारा एक वो चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि मसलन हम वेपन्स जो हैं वो कोई सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए, जारियत नहीं, बल्कि अपने दिफा के लिए बना रहे हैं। और इसमें आर्म्स फॉर पीस का मतलब ये है कि हम अपना डेटरेंस बढ़ा रहे हैं और उस डेटरेंस का इजहार भी कर रहे हैं और अपने दोस्त मुल्कों को भी साथ मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आइडियाज़ 2024 के हवाले से जो तैयारियां हैं, जो इसका एक विजन है, जो इसका एक पूरा प्रोग्राम है, उसके हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ जो प्रोग्राम में हमारे शुरका हैं, मैं उनका तारुफ करा दूँ। बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, और आप दिफाई तजिया निगार के हवाले से अब तकरीबन हर स्क्रीन पर देखते हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जनाब फवाद सदीकी साहब, आप भी तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट राजा कामरान, राजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, चूँकि मौजू ऐसा है तो आप ही से सवाल का आगाज़ करते हैं। तो ये बताइए कि ये जो एक विजन है कि आइडियाज़, अब बहुत से और मुल्कों ने भी आइडियाज़ का जो है वो उसके सफ़र में शामिल हो गए, तो इस विजन को आप किस तरह देखते हैं जो इतने साल पहले इसको देखा गया? आप तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा इन मामलात में होंगे, तो उसको किस तरह फिर कंसीव किया गया, किस तरह उसके मकासद क्या थे, और आज हम जो ये सफ़र तय कर चुके हैं इसमें आप क्या उसको देखते हैं कि हमने कितना शानदार सफ़र किया है? वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आइडियाज़ डिफेंस जो ये हमने बनाया है, इसको डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार्स, ये 2000 में कंसीव हुआ था। और सोच यही थी कि इसमें इंटरेक्शन किया जाए, डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एग्जीबिटर्स हैं, उसके बाद पॉलिटिकल जो जितने एलीट है, वो कमर्शियल अटैचीज़ हैं, एवरीबडी कम और वो इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे शेयर ये देयर आइडियाज़। जैसे वो सेमिनार में बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, नई इनोवेशंस क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, उसके बारे में क्या करना है। और बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ था। फिर उसके बाद डिसाइड यही हुआ कि इसको हम बाई एनली करेंगे। और इसको ये मिनिस्ट्री डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है। डेपो का आपने नाम सुना होगा, डिफेंस एग्जीबिशन और प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस, इनके डीजी मैं इस दफ़ा मिला, ही इज़ अ रियली डायनामिक पर्सन। आपने नाम सुना होगा, असद जंजुआ जी जी, और उनके साथ जो एक डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन, वो है अली ये आदिल। दे आर डूइंग ट्रमेंडस वर्क। मैं कल परसों गया था, मैं अब हैरान रह गया जिस तरीके से तैयारी हो रही है, जिस तरीके से इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स जो हैं उनका एक्सपोजर मैंने देखा, और वो जिस तैयारी से लगे हुए हैं, ऑनेस्टली आई फील, आई कुड नॉट बिलीव इट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। और ये हर साल ये सफ़र उसी तरह इंक्रीज हो रहा है। 2 साल के बाद कंप्लीट होता है। और इसमें बेसिक पर्पज़ यही है कि इसमें तमाम एग्जिबिटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस कमर्शियल अटैचीज़, डिफेंस अटैचीज़, डिफरेंट कंट्रीज आते हैं। आई थिंक ओवर 50 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। फिर ये एशिया, साउथ एशिया जियो पोलिटिकल भी काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इसमें ज़्यादा लोग आते हैं। और फिर आके वो अपने डिफरेंट वेपन सिस्टम जो हैं, जिसमें आप अब तो अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस भी है, फिर टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उसके बाद डिफरेंट फ़िज़ाइया, नेवल, एयरफोर्स, और उसमें वो डिस्प्ले करते हैं व्हाट ऑल दे आर डन। फिर जो दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वर्ल्ड की, वो आते हैं।
खासतौर पे उनसे ये जो compare ड्रोन टेक्नोलॉजी है और इसने ग्राउंड दुनिया को काफ़ी कन्वेंशनल वेपन ज़्यादा वी टॉक अबाउट इसमें, ठीक है। तो वो ला के डिस्प्ले करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है इसके अंदर, और इसमें आप लोगों को इंसेंटिव देते हैं व्हेन दे इंटरेक्ट। इसमें सेमिनार भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, डेलीगेट्स की ब्रीफिंग भी होती है वैसे वेपन सिस्टम के ऊपर, हर एक टीम ने स्टॉल अलहदा लगाए होते हैं। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट, मेगा इवेंट है ये। और इसको जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसको जैसे ये होगा, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बिग सक्सेस, और ये आइंदा के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अच्छा सिद्दीकी साहब, इसमें हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में, वैसे तो दुनिया की हिस्ट्री है, किसी न किसी वक्त कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहता ही है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन जो हैं कुछ बड़े लंबे लंबे अरसे के चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में दो जंगें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, यूक्रेन और रशिया, और फिर ये गाज़ा के अंदर। और गाज़ा में हम वो उस तरह की जंग तो नहीं कह सकते, बल्कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन बहरहाल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। इस सिचुएशन के होते हुए हमारी एग्जीबिशन जो है वो एक क्या मैसेज क्रिएट करती है, क्या चीज़ जो है वो दुनिया तक जाती है, जबकि हमने हमारा स्लोगन जो है वो आर्म्स फॉर पीस है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मेरे लिए जो आइडियाज़ का इनकाद है ये एक बहुत तवील सफ़र ख़ुद इन्हसारी के रास्ते का कल्मिनेशन पॉइंट था 2000 में। ठीक है, हमने 2000 में पहली दफ़ा आइडियाज़ का इनकाद करके दुनिया को ये बावर करवाया कि अब हम अपनी डिफेंस प्रोडक्शन में खुद कफील हो गए हैं। और जो 50 की दहाई में हमने काम शुरू किया था पीओएफ आवाज़ से, कराची शिपयार्ड और इंजीनियर वर्क से, उसकी कल्मिनेशन हमने दुनिया को 2000 में दिखाई। ठीक है। अब हम अपनी जो वेपन प्रोडक्शन है वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो दुनिया के, जिस तरह आपने अभी जिक्र फरमाया, दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में ऑनगोइंग है। दुनिया में हर मुल्क जो है वो अपने मफाद के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, और उस फॉरेन पॉलिसी की मद में आज के दोस्त कल के दुश्मन भी हो सकते हैं, और आज के दुश्मन कल के दोस्त भी हो सकते हैं। वेपन्स एक वाहिद जरिया ऐसा है कि अगर कोई भी मुल्क खुद कफील नहीं होगा तो उसके लिए वेपन एक्वायर करना अपनी फोर्सेस के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है दुनिया में। 2000 में जब ये पहली दफ़ा इसका इनकाद हुआ तो हमने बहुत ही बेसिक वेपनरी जो है वो दुनिया को शामिल की, और इसका जो स्लोगन आपने बताया कि जी आर्म्स फॉर पीस। आर्म्स फॉर पीस का जो उसका बैकग्राउंड था ही ये कि जी हम लोग अमन पसंद लोग हैं और हम दुनिया में अमन चाहते हैं, लेकिन जब भी हमारे ऊपर कोई भी एग्रेशन किया गया तो उसका जवाब देने के लिए हमारे पास जो ज़राए हैं वो पूरी ताकत से हमने शो किए 2000 में। और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से लेकर आज 12 साल, 12वां मेरे ख्याल से ये 12वीं एग्जीबिशन है वो हो रही है। और हमने ये जो तवील सफ़र है, हमने ये दुनिया का बावर करवाया कि चाहे वो बेसिक वेपनरी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बर्री बहरी या हवाई साजो सामान है, उसमें हम खुद कफील भी हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक्नोलॉजी, वो वेपनरी की जो हमारी प्रोडक्शन है वो हम दूसरे ममालिक में भी भेज रहे हैं, इस बुनियाद पर कि वो ममालिक जो सिर्फ अमन की ख्वाहिश रखते हैं और अमन की वजह से वो अपनी जो दिफा है उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे दरवाजे एज फार एज डिफेंस प्रोडक्शन हमेशा खुले रहेंगे। अच्छा मैं राजा साहब आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि आपने आलमोस्ट सारी कवर की हैं और आपको ये एजाज़ है कि आपने सारी एग्जीबिशन कवर की हैं, और वैसे भी इकॉनमी को आप बड़ा ज़ोरदार तरीके से कवर करते हैं। तो मैं ज़रा बात करना चाहूँगा डिफेंस इकॉनमी। तो डिफेंस इकॉनमी जो है, जैसे हम एक तो ठीक है आर्म्स फॉर पीस, लेकिन बहरहाल जैसे एक्सपोर्ट की बात हो रही है और नाम भी इसका है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम उसकी कोशिश भी कर रहे हैं, हमने ये बेची भी हैं चीज़ें बहुत से अपने दोस्त मुल्कों को।
तो इसको अगर हम सामने रखें तो खुद निसारी की जो वो एक हमारी मंजिल है, वो हम इसके रास्ते से कहाँ तक उसको अचीव कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर साहब, ये जो आइडियाज़ है ये इसको मैं एक डिफेंस एक्सपो के तौर पर भी देखता हूँ, मगर ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो डिफेंस इकोनॉमी है, डिफेंस रिलेटेड इकोनॉमी है, और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, ये जो खारजा पॉलिसी है, उस हवाले से भी देखता हूँ। तो आप देखिए कि हम अपनी जो कंपैरिजन है, हम अगर अपने पड़ोस से करें तो हमने जो वेपनरी 90s में और उसको डेवलप की है, हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी ने भी की थी, मगर हमारी जो सक्सेस रेट है हमारी वेपनरी डेवलपमेंट का, वो बहुत अच्छा है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेन बैटल टैंक्स हैं, अल खालिद हैं, फिर अल जर्रार हैं और दीगर टैंक्स हैं, वो जो थे हमने 90s में डेवलप किए थे। मगर आज का जो टैंक है और 90s का जो टैंक है, आपको बाहर से तो एक ही जैसा लगेगा, मगर अंदर से उसमें बहुत मॉडिफिकेशन, एवोल्यूशन बहुत हुई है जी। उसमें जो है ना डिजिटाइजेशन भी हुई है। अच्छा, वॉर की भी ना मुकम्मल एक डिजिटाइजेशन भी हुई है। तो अब मगर वॉर बेसिकली लड़ी वैसे ही हार्डकोर बैटल में जाती है। अभी आपने 2 जंगों का जिक्र किया, मगर इससे कबल, थोड़े अर्से कबल जो एक जंग लड़ी गई थी, वो अजरबैजान की जो थी, नकोरो काराबाख की, उसमें जो है एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था और वो ड्रोन फाइटिंग का था। अब अगर आप गाजा में भी देखें तो एक ड्रोन अटैक्स की बातें हो रही हैं। जिस तरह से हमास ने जो साल पहले हमला किया था, उन्होंने आयरन डोम को किस तरह से ब्रीच किया था, ये हमें उससे लर्निंग मिलनी चाहिए। दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे हम सीख रहे हैं। मगर इस वक्त देखिए, आइडियाज़ का हुनर पाकिस्तान का दुनिया को अपनी डिफेंस प्रोडक्शन, अपनी डिफेंस प्रोडक्ट्स का फराहम करना, ये दुनिया में अमन को कायम करने का एक जरिया है। इस वक्त देखिए कि पूरा यूरोप जो है यूक्रेन की जंग की वजह से मुतासिर है और उनको अपनी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की पड़ गई है। अगर यूरोप कि तमाम ममालिक जो है अपनी सिक्योरिटी और अपनी आर्मीज और नेवीज को दोबारा से बिल्डअप कर रहे हैं, जहां पे पहले वेपन की जो फरोख्ती कम हो गई थी, अब वहां पे दोबारा से जो है वो अपनी वेपन को दोबारा से इक्विपमेंट कर रहे हैं। तो जो दीगर ममालिक हैं जिनको अपनी सिक्योरिटी बिल्डअप करनी है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर जो है फिर उनको सप्लाईज ऑफ इक्विपमेंट और सप्लाईज ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर का बड़ा मसला होता है। तो उसको फिर पाकिस्तान कैटर कर रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि देखें, आप पूरी दुनिया से इतने डेलीगेट्स बुलाते हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ आप अपने मिलिट्री हार्डवेयर को डिस्प्ले करते हैं, नेवी के, आर्मी के और एयरफोर्स के, बल्कि दीगर मुल्क जो हैं वो भी आके अपने मिलिट्री हार्डवेयर को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम मिलिट्री हार्डवेयर डिस्प्ले नहीं करते, क्योंकि मिलिट्री में हार्डवेयर भी होता है और इसकी सॉफ्ट पावर भी होती है, जो कि ट्रेनिंग है। हम यहाँ पे ट्रेनिंग इक्विपमेंट, जो अगर आप एक अमेरिका से एक स्टिमुलेटर लें ट्रेनिंग का और यहाँ पर जो स्टिमुलेटर लें, तो उसमें बड़ा जमीन आसमान का कीमत का फर्क है, जबकि म्यार तकरीबन बराबर है। खास तौर पे वो जो मुशाक तैयारे जो हैं वो हमारे ट्रेनिंग में हम एक्सपोर्ट करते हैं। मुशाक तैयारे हैं, J-17 थंडर हम 3 मुल्क अभी तक ले चुके हैं। अल खालिद टैंक की आपकी डील्स चल रही हैं, बाकी आपके आर्मड पर्सनल कैरियर्स की डील चल रही हैं। बाकी जो स्मॉल वेपन है उसमें आप आगे हैं। आपने तमाम जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की है, तो आप अपना पूरा एक डिस्प्ले भी करते हैं कि तो आपके ख्याल में जो डिफेंस इकोनॉमी है हमारी जिस तरह ग्रो कर रही है, ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करेगी? ये एक देखिए, सबसे पहले खुद इन्हें सारी मकामी तौर पर जब आप चीज़ें तैयार करते हैं तो वो आपको जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें बहुत अहमियत होती है इसकी। उसमें देखिए कि अगर आपको ये तमाम इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता तो आपके पास ज़र मुबादला मौजूद नहीं था, मगर आपने डेवलप किया। इसके अलावा जो ज़रूरत थी आपकी, अपनी ज़रूरत पूरी करने के अलावा आप दीगर मुल्कों को भी दे रहे हैं। जो आप समझते थे कि ये जो है हमें इस पर ज़रा मुबादला खर्च करना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री अब आपको कमा के दे रही है। ठीक है, तो हम एक आ रहे हैं। इसके अलावा हम ट्रेनिंग में बहुत आगे आ रहे हैं, और जो काउंटर टेररिज्म पाकिस्तान ने चंद सालों में कैपेबिलिटी हासिल की है, वो दोस्त मुल्क हमसे वो सीखने के लिए आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट मैं आपकी तरफ ही लाऊंगा, ट्रेनिंग और ख़ास तौर पे कहते हैं, और एक काउंटर टेररिज्म। इसमें हम वाकई हमने एक अरसे से हमने गुरीला वॉर लड़ी है, और दुनिया की किसी फौज ने गुरीला वॉर जीती नहीं है, हमने जीती है और हमने बड़े कामयाबियां हासिल की हैं। एक तो ये हमारी स्किल है, और ट्रेनिंग जो है वो भी एक तरह की सेल होती है। वो कहते हैं कि आप वेपन बाद में बिकता है, पहले आपकी ट्रेनिंग बिकती है। तो इसको किस तरह लेंगे कि हमारी माशाल्लाह जो अकेडमीज हैं, जो तीनों अफवाज की अकेडमी से, उसमें ट्रूप्स जो हैं वो अपना कैडेट्स जो हैं वो आते हैं,
इसकी जो मार्केटिंग है उसको किस तरह एक तरह से प्रमोट किया जा सकता है? मुबशर, हमारी यकीन करें कि हमारी एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सेलेक्टेड ऑफिसर जाते हैं, दे गेट ट्रेनिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, वो आके फिर अपने बाकी लोगों को ट्रेन करते हैं। लाइकवाइज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट ये कि बाहर ममालिक से बहुत ऑफिसर्स आते हैं, हमारे रीजन के, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट के, अफ्रीका के, वो आके ट्रेनिंग लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं। सीनियर ऑफिसर, आपको पता है यूनिवर्सिटी है, कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आते हैं, देन वॉर कोर्स में आते हैं, फिर टैक्टिकल कोर्सेज के अंदर वेपन ट्रेनिंग कोर्सेज में आते हैं, और वो बहुत सीख के जाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। क्योंकि आई बिन इंस्ट्रक्टर इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा है कि कितना वो शौक से आते हैं, उनका शौक लर्निंग का होता है और टेक्नोलॉजी। लेट मी टेल यू, पाकिस्तान आर्मी का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वी हैव अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ख़ास तौर पे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त दुनिया में मोस्ट मॉडर्न है। अभी हमने इससे तजर्बा आपके सामने हर 6 महीने बाद हम एक तजर्बा कर रहे होते हैं, और हमारे एनिमी का एक एक इंच का एरिया, एक एक इंच एरिया इज कवर्ड। जो आपकी फोर्थ जनरेशन वॉर, फोर्थ जनरेशन में, ये आपकी फिफ्थ जनरेशन तो आ गई ना, आपकी बिल्कुल सही, ये इंटेलिजेंस आ गई, डिफरेंट चीज़ें आ गई, नैरेटिव्स आ गए, टू ब्रेक द व्हील ऑफ फाइटिंग ऑन नेशन चीज़ें आ गई। लेकिन ये है, इसके साथ जो हमारे यहाँ पर अब मौका इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन जो वो डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, उसको इंटरेक्ट करते हैं, और उसको फिर आप दोबारा उसको टेस्ट ट्रायल में लेके जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे मुल्क में और दूसरे मुल्कों के हैं, दे ऑल कम हियर, और यहाँ के वो मैच करते हैं और फिर देखते हैं विच वन इज द बेटर, उसको लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रिगेड साहब मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक है कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते हैं, एक होते हैं हमारे बिजनेस रिलेशंस होते हैं, ठीक है। दुनिया में अब ये भी एक है कि अगरचे किसी के स्ट्रेटेजिक रिलेशन नहीं है लेकिन वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं। ये जो ख़ास किस्म की एक हमारी एक लाइन है डिफेंस प्रोडक्शन की, आप समझते हैं कि ये सिर्फ स्ट्रेटेजिकली रिलेशंस के साथ ही जानी चाहिए, या कि हमें इसको अपनी, जैसे हम डिफेंस इकोनॉमी की बात करते हैं और उस अपनी इकोनॉमी में उसको जो है वो शामिल करेंगे, तो क्या हमें इसको एक तरह उस तरह के बिजनेस में भी लेना चाहिए? मुबशर, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डिफेंस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपने फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए वी मस्ट रिलाई ऑन इंडिजिनस, और फिर इसको हमारी एक मार्केट डिपार्टमेंट है डिफेंस का, जो ये डील करता है दूसरे ममालिक के साथ। हम उनको बताते हैं व्हाट आर आवर प्रोडक्ट्स, इसमें नेवी में, एयरफोर्स में और इन्फेंट्री के अंदर। पी एफ वन ऑफ द थिंग, HR, फिर आपको हैवी फैक्ट्री आपको पता है वहाँ पर है, इसी तरह नेवी की और एयरफोर्स की। और एयरफोर्स यू नो कि हम अपने ये थंडर एयरक्राफ्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सरप्राइज। और ज़्यादा दुनिया में जब आपके ये एयर शोज होते हैं, ये लीडिंग रोल होता है हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे यस, एंड उससे हम बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। फिर ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप सोचें कि पूरे एम्बेसडर्स, कॉन्सुलेट जनरल्स, मिलिट्री अटैचेज, दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक से डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो जब मिलते हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरीज, ये मिलिट्री हेड्स, दे ऑल कम हियर, और इंटरेक्शन लेवल जो है बहुत हाई लेवल का होता है। बेस्ट एक्सपोजर वी कैन हैव। अच्छा, फवाद सिद्दीकी साहब, मैं इसी सवाल का ही आपसे भी चाहूँगा कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और बिजनेस रिलेशंस, इसको किस तरह आप देखते हैं कि इसको, एक तो यह है कि हमारी डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, हमें ये होगा कि हमारे ये उन्हीं ममालिक को जानी चाहिए जिनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। एक है कि अगर हम इसे एज ए बिज़नेस ले रहे हैं तो क्या हम उन ममालिक को भी पिच कर सकते हैं जिनके साथ हमारी इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके 2 प्रॉन्ग्स हैं। एक प्रॉन्ग तो वो है जो स्ट्रेटेजी, जिसका आपने जिक्र किया। अच्छा, स्ट्रेटेजिक में जिस तरह हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली दफ़ा हिस्ट्री में इंक हुई, वो स्टेम कहाँ से करता है? हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है सिक्योरिटी, वो स्टेम करती है फ्रॉम इकोनॉमी। इकोनॉमी स्टेबल है, हमारी सिक्योरिटी स्टेबल है, सिक्योरिटी स्टेबल है, वो डायरेक्ट करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी को। तो वो जो आप जिस तरह जिक्र करते हैं स्ट्रेटेजिकली, देखिए बिजनेस के मद में आज की तारीख में गुड अबाउट मोर देन $2 ट्रिलियन जो है वो डिफेंस बिजनेस है दुनिया का, ऑल ओवर जो उसका पैसा की मद में आता है।
और अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतनी ज़्यादा चंक ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर वो डिफेंस प्रोडक्शन में है तो वाई नॉट, क्योंकि हम तो अब खुद इंसान हो गए हैं और हम वो उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मार्केट शेयर लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो हमारे फ्यूचर के जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से पुरअमन रही है और हम हर जो मुल्क है उसको हम अपना दोस्त समझते हैं टिल द टाइम दैट मुल्क प्रूव्स अदरवाइज। सही है। तो उसके लिए वेन्यू है आइडियाज़ का, इसको हम शायद बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस तरह आपने जिक्र किया। इस वक्त तकरीबन मोर देन 500 कंपनीज जो हैं वो इस वक्त यहाँ शामिल हाल हो रही हैं। उसमें कुछ हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स ममालिक से भी हैं और कुछ वो ममालिक से भी हैं जिसमें हमारी कोई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं एक एड ऑन आपको ज़रूर करूँ कि इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा जो आफ्टर फैक्ट्स हैं, आफ्टर मैथ्स हैं वॉर के, उनको भी हाईलाइट करने की कोशिश की है थ्रू आर आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन। ठीक है। इस दफ़ा हमारे बास्केटबॉल मैचेस हो रहे हैं ऑफ आर वेटरन्स जिनके लिम्स इस जंग में, इस जगह में उन्होंने वो शहीद करवाए और वो अब आर्टिफिशियल जो लिम्स हैं उनके ज़रिए से किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इस दफ़ा आइडिया में हम ये प्रोमो मैचेस जो हैं वो भी दिखाने जा रहे हैं कि वो वॉर के जो आफ्टरमैथ है वो किस तरह होता भी है। और उस टेक्नोलॉजी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं वो जो दहशतगर्दी में भी बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी इस लेवल पे हुए हैं कि उनको भी इस तरह की रिहेबिलिटेशन की बिल्कुल। और ये भी एक आप देखें कि ये फोरम ही ऐसा है कि इसकी भी हम अगर क्योंकि खुद इंसार तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, तो इसकी भी मार्केटिंग थ्रू आर्म्स कि जिस तरह हम बात करते हैं आर्म्स फॉर पीस कि जी हम जब दिफा का हक रखते हैं तो दिफा के लिए हमें अख्तियार चाहिए, लेकिन अगर उसके भी कोई फॉलो आउट होता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है। अच्छा राजा कामरान, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपकी तरफ ही आता हूँ और मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो बड़ी ग्रिप है कि इसको बिजनेस, बिल्कुल अगर बिजनेस के लेवल से ही देखा जाए तो इसकी मार्केटिंग जो है वो कितनी अग्रेसिव होनी चाहिए और किस तरह इसको लेके चलना चाहिए। जैसे एक तो है थ्रू ट्रेनिंग भी, हम जो है वो आपने ट्रेनिंग का आपने भी जिक्र किया कि हम वो अपना एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करते हैं, उसके बाद हमें अपने बड़े दोस्त मिलते हैं। तो अगर इसको जो प्रोडक्ट्स, जैसे पहले भी आप जिक्र कर रहे थे प्रोडक्ट्स का, हमारे पास शानदार प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर इसको मार्केट करने के लिए एग्रेसिवली कितना और आगे हमें बढ़ना चाहिए? देखिए हम जिस तरह से मार्केट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को वो बहुत बेहतरीन है। देखिए मार्केटिंग के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो हम जाके जो दीगर डिफेंस एक्सपोज हैं उसका हिस्सा बनते हैं और उसमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करते हैं। यहाँ पर अपने जो हम हिस्सा बनते हैं, इसके साथ साथ जो हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑन सेल हैं, हमारे दोस्त ममालिक लेना चाहें लें, मगर हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर सेल नहीं है, उसको हम किसी को नहीं फरोख्त कर रहे, मगर उसका हम डिस्प्ले करते हैं। हम दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं कि जी हमारे पास ये एबिलिटी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि देखें आपको जो तिजारत है ना दफाई, ये तिजारत बाकी तिजारत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी कंजम्पशन अगर आप अपने ही दुश्मन को कभी इक्विप नहीं कर सकते। सो हमें अपने जो दोस्त ममालिक हैं जो अपने आप को इस तरह से बिल्डअप करना चाहते हैं कि वो अपनी सरहदों पर और अपनी मुल्क के अंदर अमन कायम रख सकें। देखिए जैसे माऊ ने कहा था ना कि जो अमन है बंदूक की नाली से कायम होता है। तो अगर आपके पास और रियासत के पास वो ताकत नहीं होगी तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उठेंगे और वो फिर रियासत को चैलेंज करेंगे। तो रियासत को फुली इक्विप्ड होना चाहिए और हमने देखा है कि जिन रियासतों के पास ये कैपेबिलिटीज नहीं थी वहां पे फिर लोग उठे, हमारी रियासत में भी उठने की कोशिश की,
चूंकि हमारे पास वेपन भी मौजूद था और वेपन चलाने वाले भी लोग मौजूद थे और बेहतरीन तरबियत वाले थे, तो जो बेहतरीन तरबियत वाले था उसने गलबा पा लिया, यानी रियासत पाकिस्तान ने गलबा इसमें पा मैं लिया। एक चीज़ जो है ना वो मेंशन करूंगा। आपको याद है कि जिस वक्त हमारे तैयारे ने इंडियन तैयारे को गिराया, ऑपरेशन तो स्विफ्ट रिटॉर्ड, तो उस वक्त पाकिस्तान के तैयारों के ऊपर बहुत डिस्कशन हुई, दुनिया भर में उसकी डिमांड्स आनी शुरू हुई। तो ये जो एक चीज़ होती है, इसकी बड़ी मार्केटिंग तो यही होती है कि वो उसका डेमो हो जाता है सर, वो हम किसी ना किसी जगह पे उसका इस्तेमाल होता है। वो ठीक है, इंडियन हमने पायलट जो है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे JF-17 थंडर का जो है डायरेक्टर मार्केटिंग है। नहीं, तो वो एक उसका एक आया ना, बड़ा बूम आया ना उसमें। फर्क ये भी पड़ता है कि आप देखें कि जब वो जहाज गिरे तो आप इसमें प्रोफेशनल स्किल एंड मशीन दोनों की चीजें हैं, मैन एंड मशीन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड था सर, ये एक पाकिस्तान की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उन तीनों की मुश्तरका सलाहियत का मुंह बोलता सबूत था। आपको लगता तो ये है कि जैसे पाकिस्तानी फजाइया ने काम किया, पाकिस्तानी फजाइया ने देखिए, एक तो ये जो अभिनंदन का जहाज गिरा ये तो उसके बाद गिरा, असल काम तो ये हुआ कि आपने जो उनकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी थी उसमें, और आपने ये किया था कि उनके सारे टारगेट लॉक किए थे और फिर अनलॉक करके आपने बताया था कि हम किस तरह से आपको मार सकते हैं। तो उस चक्कर में जब वो आए तो एक तो गिरा, और फिर आप देखिए कि उनकी वहां पर ये कैपेबिलिटी और इंटरऑप्टेबिलिटी का ये महाल है कि अपने ही जो है फ्रेंडली फायर में अपने हेलीकॉप्टर मार के गिरा दिया, तो ये पैनिक थी। फिर उसके बाद आप देखिए कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड के बाद आपने अपनी सरहदों को बड़ा अच्छे तरीके से, जो जमीनी सरहदें थी आर्मी ने इसको कंट्रोल करके रखा, वहां से कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकी। फिर एक सबमरीन को डिटेक्ट किया आपकी नेवी ने, तो आपने बिल्कुल अपनी चारों तरफ से जो थी ना, तीनों मुसल्लह अफवाज ने मिलकर काम किया, कोऑर्डिनेशन था बड़े लेवल। और ये जो डिटेक्शन होती है सबमरीन की सर्विलेंस के जरिए, ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज होती है, इस तरह से ढूंढना इतने बड़े समंदर में एक सबमरीन को, ये आसान काम नहीं है। तो आपने अपनी जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड है उससे ना सिर्फ अपनी सलाहियतों को मनवाया, अपने वेपनरी को मनवाया, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को मनवाया कि जी जो JF-17 थंडर है उसके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं वो कितने कैपेबल हैं, वो किस तरह से अटैक कर सकते हैं। तो हर तरह से एक हमारी जो है वो सुपरमेसी कायम हुई। अच्छा, अब एक आज की दुनिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे उन्होंने भी कामरान ने भी जिक्र किया, तो अब वो, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक आ गया। अब अगर आइडियाज़ एक वो वेपन है कि जो कि रवायती वेपन है, ठीक है, और उसके साथ जो है वो एक सुपर कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें हैं जिसके बगैर बहुत सी चीज़ें जो है वो मुमकिन नहीं है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसको सारे टारगेट्स ही वही से मिलते हैं। इसके ऊपर किस तरह काम हो रहा है ब्रिगेडियर साहब? देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत काम हो रहा है अल्टरनेट AI के ऊपर, और ये आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नंबर 1 और हाउ टू कीप द नेशन इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, आपने अगर ये सबसे बड़ा एडवांटेज देखा हो, ये जो 27 फरवरी को जब इसका जहाज़ गिरा और उससे पहले जिस तरीके से DGISPR वुड ब्रीफ द होल नेशन, ही विल कीपिंग मिनट टू मिनट लोगों को इन्फॉर्म करे व्हाट इज हैपनिंग, हम ये करेंगे, हम इसका बदला लेंगे, हम अपनी एट द टाइम ऑफ चूजिंग करेंगे। और उसके बाद हमारे दुश्मन ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और ISPR ने जिस तरीके से अपनी कौम को आगाह रखा, दे वर नॉट इन डार्क, और इंडियन में टोटल ब्लाइंड झूठ बोल रहे कि जी हमने वो आपका ये जहाज़ गिरा दिया, F-16 गिरा दिया, उसके बाद हमने पाकिस्तान में जाके इतने टेररिस्ट मार दिए, और हमने वो मैनिफेस्ट किया, प्रूफ किया, दिखाया लोगों को, एम्बेसडर्स को लेकर गए कि कैसे लेके जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई। तो दैट मीन्स के ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है 5th जनरेशन वॉर में, दैट कीप द पीपल इन्फॉर्म, को डार्क में नहीं रखें और एनिमी के नैरेटिव को अपने हर हालत में डिफीट करना है। दोनों महाज है ना, दोनों, एक उधर भी है और एक इधर भी, एक स्क्रीन के ऊपर भी है, और एक जी बिल्कुल। और उसके बाद लोगों को आपने नेट डिफीट ये करना है कि टेल द पीपल दैट यू डोंट फाइट एज ए मिलिट्री, यू फाइट एज ए नेशन। पूरी कौम इकट्ठी होगी तो आप लड़ाई में करेंगे, ठीक है, उसमें आपकी आवाम भी है, हुकूमत भी है, मिलिट्री फोर्सेज भी हैं, और मिलिट्री फोर्सेज की स्ट्रेंथ जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट वो आवाम है, फौज की स्ट्रेंथ, ठीक है। जब नेशन खड़ी हो जाएगी तो कभी किसी फौज को लड़ाई। इराक देख लें, लिबिया देख लें, व्हाट हैपेंड, आर्मी वीक थी, ट्रस्ट नहीं था, दे केम एंड दे डिड देयर, उन्होंने अपनी मर्जी की चीज़ें कर ली। सो ये अब उन्होंने आइडेंटिफाई यही किया हुआ है कि फ़ौज और आवाम को डिवाइड करो,
फ़ौज को कमज़ोर करो, अपने अज़ाइम पूरे करो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेकंड बात ये कि इसके लिए ये साइकोलॉजिकल वॉर है एक तरह की। ये 5th जनरेशन में है। ये हाँ, पहले दे ब्रेक द विल ऑफ अ नेशन टू फाइट, ठीक है, इकोनॉमिकली, मिलिटरली अभाम पैदा कर देंगे, डरा देंगे, लोग डर जाएंगे, उसके बाद वो लड़ाई करेंगे। सेकंड उसका कहता है कि आपको स्ट्रॉन्ग मिलिटरली और इंडिजिनसली, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। आप जितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी दुनिया में इकोनॉमी और डिफेंस दे गो साइड बाय साइड, दोनों में आप स्ट्रॉन्ग हैं, nobody will dare looking at you. India, why doesn't they attack Pakistan? They know what all we have. Apart nuclear deterrence, which we have a peaceful purpose, आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में मॉडर्न तरीन है। नंबर 2, उनको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बैटल हार्ड। अभी आपके सामने जो टेररिज्म में कर रहे हैं, किस तरीके से फौज लड़ रही है, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, शहादतें भी दे रहे हैं। बट तहिया किया चीफ आमिर साहब ने कि हमने मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म करना है। कंडीशन ये है कि अज़्म इस्तेकाम, द होल नेशन हैड टू स्टॉप, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, तो सबको मिलके फाइट करनी है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और उसके बाद दोबारा अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल जो है फवाद सिद्दीकी साहब आपके लिए छोड़ना चाह रहा हूँ कि मिसाइल टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन हमने देखा कि एंटी मिसाइल जो है उसका भी हमने मुजाहरा देखा कि इजराइल के मिसाइल को ईरान ने भी जो है वो गिराया। तो इस पे हम कितना जो है वो इफेक्टिव हैं, किस तरह हम इसको लेके चलते हैं, इस ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊँगा तो इस सवाल का जवाब लेंगे। नाज़रीन, एक बिल्कुल ही शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद दोबारा इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमेशा की तरह पीटीवी न्यूज पर जिम्मेदाराना सहाफ़त और हालात हाज़िरा की पुरवकार रवायात लिए हम ला रहे हैं आपके लिए खबर और तज्जिए का एक नया और मुनफरिद अंदाज, सहाफ़ती तहकीक के जदीद असलूब लिए, इख्तलाफ राय तवाज़ुन के साथ, नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की ज़र्ब, बेनकाब होगा झूठा बयान, तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्जियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज भी, मज़ाह भी। हालाते हाजरा जिद्दत के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा प्रोग्राम स्पेशली आइडियाज़ 2024 के हवाले से जारी है और हमारे शुरका ब्रिगेडियर हारिस साहब, फवाद सिद्दीकी साहब, राजा कामरान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई है अभी तक। और मैं एक सवाल छोड़ के गया था ब्रेक पे जाने से पहले फवाद सिद्दीकी साहब के लिए, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो ख़ास तौर पे हमने उसका एक मुजाहरा देखा है अपने करीबी मुल्कों में, तो हम यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब। देखिए, इस वक्त जो आपने मुजाहरा इजराइल का आयरन डोम के सिलसिले में देखा, ये इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी कोई इस वक्त नई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इदारे हैं जो एसपीडी के अंदर हैं, नेस्कॉम है, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वक्त आने पे ये लोग आपको मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेटजिक वेपन्स हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आइडिया जैसे फोरम पे हम लेकर नहीं आते। लेकिन देखिए, जहाँ तक आपने बात की थी हमारी ट्रेनिंग की, सारी चीज़ें, हम इस लेवल पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप ये एंटी टेररिस्ट बात करते हैं, कि हमने अपने सार्क के एक दोस्त मुल्क को भी इसमें हेल्प आउट किया और उसने बहुत ज़्यादा किया। जी सर, हाँ। और उसने जो है इस हेल्प से जो है वो अपने मुल्क में टेररिज्म का बिल्कुल सफाया किया। देखिए, ये दुनिया इस चीज़ को बावर करती है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो बैटल हार्डन्ड हैं, ख़ास तौर पे गुरिल्ला वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट
और जहाँ तक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस आइडियाज़ में नस्क के कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने स्टॉल जो हैं इसी मद में लगा रहे हैं। लेकिन एक बात को, एक मशहूर कहावत है कि द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज़ द ट्रूथ। और इस वक्त तो वॉर का जो नक्शा है वो तो चेंज हो गया ना। जिस तरह 5th जनरेशन वॉर की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, वो वॉर तो इस वक्त ऑन गोइंग 24/7 है, और उसमें सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी वो है ही ट्रूथ की। और जिसने क्रिएट होती हैं, बस उसके पीछे ही दुनिया जाती और उसके नैरेटिव्स और काउंटर नैरेटिव्स हैं। और अब तो दुनिया इस नहज पे आ गई है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है वो शायद अब किस्सा पारीना बनती जा रही है। और आप जब एक नेशन की विल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो फिर आपने उनके घरों को, वहाँ की फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप ऑक्यूपाई करेंगे तो शायद उनको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम तो इस नहज पे आ गए हैं, लेकिन इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बड़े वसूब से ये बात कर सकता हूँ कि इस फील्ड में भी हमारे जो ख़ास तौर पे जो यंग इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, वो R&D के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इस लेवल पे आ गए हैं कि इस वक्त आप देखें कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है उसको कितनी मुस्तैदी से जो है हम काउंटर कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी फोरम पे हो, सोशल मीडिया का कोई भी फोरम हो, उसको हम काउंटर कर रहे हैं और उसका तदारुक जो है बहुत ही ऐसा तरीके से किया जा रहा है। अच्छा राजा कामरान साहब, एक चीज़ है कि जो हमारा, एक तो हम अपने लिए कर रहे हैं बिल्कुल, और दोस्तों के लिए भी हमने जो है वो दरवाजे खुले रखे हैं। तो ये जो कॉपरेशन है, ये कॉपरेशन जो है हमने देखा है कि हमारे कुछ मुल्कों के साथ तो बहुत ज़्यादा, चाइना के साथ हमारा बहुत कॉपरेशन है, उसके साथ हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तैयार की हैं। इस कॉपरेशन को मज़ीद हम किस तरह जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन जो है उसमें जो इनोवेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आती है। और चूँकि अब हमने काफ़ी पहलू इसके डिस्कस किए हैं कि सिर्फ स्ट्रेटजिकली भी देखा है, उसके अलावा जो है वो IT का भी इस्तेमाल जो है वो भी आ गया, और इसके अलावा वेपन के अंदर जो है वो एक इनोवेशन, और जैसे आपने कहा ना टैंक बाहर से तो वही लग रहा है, अंदर बहुत कुछ है। तो इस टेक्नोलॉजी का जो एक समझते हैं कि एक जो बहुत से और दीगर कंट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इस कॉपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, जैसे आपने एक मुल्क की बात की, मैंने जो नगोरो काराबाख का, अज़रबैजान का जो आपको तस्करा किया था, वो ड्रोन फाइट थी। ड्रोन फाइट, उसमें ड्रोन के ज़रिए जो है जंग किस तरह लड़ी जाती है। मगर मैं इस बात पर कायल हूँ कि ड्रोन फाइट हो, आपकी एरियल फाइट हो, आप एरियल बॉम्बिंग करें, बट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड और ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए आर्मर्ड कैरियर्स और टैंक्स बहुत ज़रूरी हैं। आप गज़ा में भी देख लें, बड़ा दर्दनाक वो विजुअल है, वो जब हमास के लीडर किया, मगर उसकी शनाख्त के लिए उन्होंने अपना ड्रोन उड़ाया, अटैक किया, ड्रोन उड़ाया, फिर उससे जाकर देखा। तो ड्रोन और ये टेक्नोलॉजी मदद करते हैं, मगर कन्वेंशनल वेपन की अहमियत अभी भी अपनी जगह बाकी है, क्योंकि अगर आपने कैप्चर ग्राउंड पर करना है जाके तो आपको कन्वेंशनल चीज़ें चाहिए होंगी। मगर इसमें जंग में बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं, और उसमें जो कैजुअलिटी ऑफ जो सोल्जर है, सेफ्टी ऑफ द सोल्जर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखिए कि अब एक सोल्जर जो है ना, सर से लेके पांव तक एक बिल्कुल एक आर्मर्ड में होता है, उसके हर जिस्म की जो वेपन हिस्सा है उसको बुलेट प्रूफ तरीके से कवर किया जाता है। पहले बुलेट प्रूफ हैवी जैकेट्स होते थे, अब बुलेट प्रूफ टेक्सटाइल आ गया है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने और दुनिया ने इसको हासिल की हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब आकर जंग को तब्दील कर रही हैं। आपकी जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी सेव कर रही हैं कि आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है कम जंग में कम से कम यानी कि उसकी कैजुअलिटी हो। इसके लिए आप एरियल स्ट्राइक करते हैं, आप मिसाइल स्ट्राइक करते हैं, आप ड्रोन फाइट करते हैं, और उसको तमाम तरीकों के जरिए फिर जाके आप एरिया को कैप्चर करते हैं जाके। मगर आपने जो AI वाली बात की ना, देखिए जो लास्ट आइडियाज़ हुई थी उसमें AI पर जो एक कंप्लीट 2 दिन का सेमिनार हुआ था और उसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। कुछ थिंक टैंक्स भी उसमें शामिल थे, आपकी मुसल्लह फौज भी शामिल थी। देखिए AI का जो इस्तेमाल है वो 2 तरह का है। जंग जो है ना,
सबसे पहले माइंड में लड़ी जाती है। अगर आपका जहन जंग के लिए तैयार है तो आप एक सोफे पे बैठे हुए एक डंडे से भी जो है अपने दुश्मन पर हमला करते हैं। मगर अगर आपका जंग के लिए माइंड तैयार नहीं है तो फिर आप जो है ना कितना भी बैटल हो, उस माइंड की तैयारी जो है वो पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांगली की जाती है। और पाकिस्तान की इसी वजह से जो ट्रेनिंग की हमने शुरू में बात की थी वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, एआई जो है ना दो धारी तलवार की तरह है। ये आपके लिए डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का भी जरिया है और इंफॉर्मेशन फैलाने का भी जरिया है। तो इसमें जो जिस तरह से कहा गया कि कैजुअलिटी ट्रुथ सबसे पहले होती है, आपके जहन को जो है ना मफलूज करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मैं यही चीज़ जो है राजा साहब इधर, अब चूँकि ब्रिगेडियर साहब ने भी ना इन चीज़ों पे बहुत जोर दिया है, और इसमें मैं एक चीज़ जो है वो जो फील कर रहा हूँ कि जो स्टोरीज़ ऑफ हीरोज़ हैं, ख़ास तौर पे हमारे शोदा की स्टोरीज़ हैं, निशान हैदर पे ड्रामे बने, फिर इस तरह की, तो ये भी एक माइंड को जो है वो मेकअप करते हैं और नौजवानों को एक जो है ना वो एक ख़ास एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम इतनी प्रोडक्शन नहीं कर सके, जो ज़हन साजी की बात है, जितनी की होनी चाहिए थी। और ख़ास तौर पे फिल्म एक बड़ा मीडिया है, तो फिल्म की तरफ भी हमने इन स्टोरीज़ को जो है वो लेके नहीं गए। तो आप तो चूँकि मीडिया के साथ भी इतने ही जो है वो मुअस्सर हैं जितने आप जो है वो वेपन के साथ हैं, तो इस वेपन को इस्तेमाल करने का कोई आइडिया आप फ्लोट करते नहीं? आई थिंक सबसे बड़ा ISPR आपके पास है और उसको कोऑपरेशन करनी चाहिए बाकी सिविल प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। इशू ये है कि इसमें ज़्यादा पैसा जो है वो कमर्शियल वाले लगाते हैं, प्राइवेट, कि उनको अपनी वो इकॉनमी नजर आती है कि मैंने इतनी इन्वेस्ट की है, आई मस्ट गेट अ रिटर्न। आई थिंक इसमें ISPR कैन प्ले मोर रोल। आपके जो वॉर हीरोज़ हैं, आप देखें MM आलम को, कि दुनिया की एयर एकेडमीज़ में उनके ऑपरेशन जो था ये पढ़ाया जाता है और वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। एंड दे रियली अप्रिशिएट हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपने 30 सेकेंड में 1 मिनट में 5 जहाज अगर गिरा देते हैं, बहुत बड़ी स्टोरी। इट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नॉट ओनली मशीन, तो वो पुरानी होती थी, वो तो बहुत लेकिन स्किल बहुत, इट इज मैन बिहाइंड द गन, इट्स नॉट गन बिहाइंड द मैन। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको टेक्नोलॉजी विद स्किल्स, बैटल टैक्टिक्स जो है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और इसके लिए आई थिंक अपनी इस वक्त अपनी नौजवान नस्ल को मोटिवेट करने के लिए आपको ने वॉर हीरोज़ के एग्जांपल्स, राजा अजीज़ भट्टी हैं, मेजर शब्बीर शरीफ हैं, उसके बाद MM आलम हैं, ये जितने इनके ऊपर हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छे तरीके, इसलिए कि जितनी आप ये दिखाएंगे उतने नौजवान मोटिवेट होंगे और टॉप ब्रेस यंग लोग जो हैं वो आपकी आर्म फोर्सेस के अंदर हैं। अच्छा फवाद साहब, चूँकि टाइम हमारे पास अब कम है, मैं ज़रा क्विकली एक चीज़ जो है ना वो बहुत कम डिस्कस हुई है, और वो है समुद्रों की जंग। समुद्रों के अंदर जो है वो एक सिक्योरिटी और किस तरह उसको जो है वो, और हमारे पास भी बहुत बड़ा समुंदर है, इस पे आप बताइए कि इसमें हमारी जो डेवलपमेंट है नेवी की, वो क्विकली जो है वो आप अगर बताएं तो क्या? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, नेवी की डेवलपमेंट का जो नतीजा था वो तो राजा साहब ने आपको बता दिया ड्यूरिंग द ऑपरेशन रिटॉर्ट की जो सूरत में, कि जो डिडक्शन हमारी नेवी ने इंडियन सबमरीन्स की और उनको बताया कि आपको हमने डिटेक्ट कर लिया है। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, उन वेरी शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में तकरीबन 2 इंसिडेंट जो है ये हुए हैं, और हमने, हमारी नेवी ने इस चीज़ को बावर कराया है कि प्रोफेशनल तौर पे जो द्वारका ऑपरेशन था उसकी अहलियत हम आज भी रखते हैं। इसके साथ साथ अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजिनसली तौर पे सबमरीन्स जो है अपनी बनाने पर भी काम कर रहे हैं, और आप देखिए कि हम किस लेवल पे जा चुके हैं। क्योंकि हमारी, जिस तरह मैं आपको पहले भी अर्ज कर रहा था, हमारा जो डिफेंस पोस्चर है वो हमेशा डिफेंसिव रहा है और हम हमेशा अमन पे यकीन करते हैं। तो अमन के लिए हमारे जो तिजारती बहरी रास्ते हैं, सीपेक का जो फ्यूचर है जो कनेक्ट होगा GCC से, उसकी जो वाटर लेन्स है उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नेवी है वो पूरी मुकम्मल तौर पे खुद कफ़ील है, खुद इन्हासारी की जो उनके पास जो वेपनरी है वो मौजूद है और मुकम्मल तौर पे वो ट्रेन भी है। बिल्कुल। राजा साहब, आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, और मैं चाहूँगा कि इसी पे आपसे एक सवाल कर लूँ
कि एक बहुत बड़ा ट्रेड का जो है वो सारा समुंदर के रास्ते होता है। 90% ट्रेड दुनिया की समुंदर से होती है, और हमारा समुंदर जो है अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें हमें मज़ीद बढ़ानी चाहिए। तो उस पर आप एक बताइए कि क्या इसमें इजाफा किया जा सकता है? देखिए, एक तो हमारी लैंड इकोनॉमी है, एक है ब्लू इकोनॉमी जो हमारी समंदर से रिलेटेड है। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी को अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, फिर आपका सी शेल्फ है, फिर आपका एक मुख्तलिफ उसके दायरे कार हैं। उस दायरे कार में जो आपके पास समुद्री खुराक है, समुद्री वसाइल हैं, मादनियात है, जैसे आपके पास एनर्जी है, एनर्जी के खैर आपके समंदर में मौजूद हैं। अगर आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से फ़ायदा उठाना है, तो आपको सबसे पहले अपनी नेवी को बिल्ड करना होगा। दूसरी अहम बात यह है, आप देखिए कि इस वक्त आपके पूरे रीजन में देख लें, इस वक्त अगर आप देखें मिडिल ईस्ट की तरफ, तो आपको कोई बड़ी नेवी नज़र नहीं आती। कोई ऐसी नेवी जो बहुत स्मार्ट नेवी हो, जो फुली इक्विप्ड हो और वो सबमरीन भी रखती है, आपकी 4 डायमेंशनल नेवी है। सर, अब हम हमारे पास चूंकि वक्त खत्म हो गया, आपने जो जुमला बोल दिया ना ब्लू इकोनॉमी का, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का अहाता करता है। ब्रिगेडियर हार साहब बहुत शुक्रिया आपका, फवाद सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, राजा कामरान साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम समाप्त किया और देखा भी, तो इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छी है, और वो है कि हमारी जो वसाइल हैं बेशक वो महदूद थे, लेकिन हमने उनका इस्तेमाल इस अंदाज से किया है कि हमारा जो डेटरेंस है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। खा वो ज़मीन की हिफाजत हो, अपनी फ़ज़ाओं की हिफाजत हो, या अपने समुद्रों की हिफाजत हो, और इसके साथ साथ जो एक ज़ेन साजी अपने अवाम को और अपनी अफवाज को और पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए मिल के तैयार करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा जो है वो यूनिक है, और उस पर काम जो है वो हमेशा जारी रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, उसकी तरफ हमें कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए कि दुश्मन जो है उसके बारे में कभी भी हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। अपनी जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि घोड़े तैयार रखने वाली बात, तो उसमें हर तरह की तैयारी शामिल है। उसमें जिस्मानी तैयारी भी है, उसमें ज़हनी तैयारी भी है, और आज के दौर की जो टेक्नोलॉजी है उसकी तैयारी भी है। इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो हमारा दिफा और मजबूत होगा, और आर्म फॉर पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो उस लेवल पर पहुंचेगा जिस पर हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, और फिर पाकिस्तान एक बड़ी कौम की सूरत में उभरेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।